दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं के लिए छात्रों और जेनजी द्वारा कहे गए अपशब्दों या फिर गाली गलौज के बाद में देश में एक नई बहस छिड़ गई। पुलिस ने उनके खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज की, क्या कुछ कार्रवाइयां की, वो एक अलग बहस। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया रहा, बावजूद इसके कि जंतर मंतर के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रील इंस्टाग्राम पर लगातार आ रही हैं, उनके कमेंट में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति दर्शा रही है जिसमें मौजूदा वक्त की सरकार के लिए अब आगे का रास्ता ब्लॉक सा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, गाली गलौज और इन गाली गलौज का नेताओं मंत्रियों के द्वारा दिया जाना, मुख्यमंत्रियों को द्वारा दिया जाना, तो फिर देश के बुद्धिजीवी खामोश क्यों होते हैं? देश में इस पर चर्चा तक नहीं होती। एक सांसद ने तो पिछले ही सदन में, पिछले 2024 के चुनाव से ठीक पहले, अल्पसंख्यक वर्ग के एक सांसद के लिए खतरनाक गालियों का प्रयोग किया था। दानिश अली के लिए बीजेपी के एक सांसद ने, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत कुछ कहते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे। एक न्यूज़ एजेंसी के कैमरे पर आपने देखा था उनको। टीवी डिबेट में लाइव कैमरों पर बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस नेता की मां को गाली देते हुए खुद को एक्सपोज करते हुए देखे। यहां तक कि दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री मोदी की भाषा कई मौकों पर ऐसी रही है जिसे लोग गाली की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, मतलब सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, राहुल के लिए हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कितने ही बताऊं आपको। बीजेपी के नेताओं या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों, उनके मंत्रियों के गाली गलौज अपशब्दों की अगर मैं यहां पर पूरी लिस्ट दूं तो पूरा शो का टाइम उसी में निकल जाएगा। मगर दोस्तों, वहीं बीजेपी छात्रों के आंदोलन, जंतर मंतर पर जनता युवाओं के आक्रोश में कहे गए अपशब्दों पर बीजेपी ने केस करवाया, पुलिस ने केस किया, जबकि उस गाली गलौज वाली स्थिति लाने के लिए जिम्मेदार खुद क्या सरकार नहीं है? जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अपशब्दों को, गालियों को। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी संघ पुलिसिया गाली और मजाकिया या मोहब्बत की गाली में अंतर क्या है। क्योंकि कहा यह जा रहा है भाजपा संघ और पुलिसिया गाली सामने वाले को हीन भावना में कुचलने के लिए प्रयोग की जाती रही हैं, जबकि साहित्यिक और मोहब्बत के मिश्रण वाली गालियां क्या हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मोदी के लिए एक टीनेजर छात्रा ने जब जंतर मंतर पर अपशब्द कहने वाले वर्ड्स प्रयोग किए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी नोएडा में। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो गालियों की पौराणिक अधिकार तो संघ परिवार से निकले और आजकल देश के सत्ता पर काबिज राजनेताओं का है, जिसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को बड़े पैमाने पर बांटकर डिजिटल मीडिया पर सक्रिय कर रखा है। स्वाति चतुर्वेदी ने बाकायदा इस पर किताब लिखी है दोस्तों, आई एम ए ट्रोल, इनसाइड सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बीजेपी डिजिटल आर्मी। स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी इस पुस्तक में यही साबित किया है कि बीजेपी की डिजिटल सेना किस प्रकार महिला पत्रकारों, राजनेताओं, लेखकों को बीजेपी के समर्थक अश्लील टिप्पणियों से नवाजती है और प्रशासन, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। इसीलिए जंतर मंतर पर अपने देश के प्रमुख नेताओं को गाली देना गैर कानूनी और अनुचित है। लेकिन वो गालियां नफरत की नहीं थी, वो गालियां गुस्से की थीं। उन गालियों के पीछे जाति और धर्म कोई कारण नहीं था। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण फांसीवाद की विचारधारा को निशाने पर लेना था और नेताओं के अहंकार को लक्ष्य करना था। जाहिर है गालियां मोहब्बत वाली तो कतई नहीं थी। अगर यह कहा जाए कि गालियां देकर युवाओं ने अपने आंदोलन को भाषा के स्तर पर जरूर हिंसक बनाया, लेकिन शारीरिक रूप से वह अहिंसक ही रहे। वह आंदोलन बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसा नहीं था। दोस्तों, आपने देखा जंतर मंतर पर कि युवाओं ने अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं की। यह कोई छोटी बात नहीं थी। महीने भर से अधिक समय तक, करीब 35-36 दिनों तक आंदोलन चला और 20 जुलाई को इस आंदोलन में तो कई गुना ज्यादा छात्र युवा शामिल हुए। लेकिन हिंसा कहां हुई? किसी एक युवा ने कोई एक हिंसा की हो?
ऐसी कोई रिपोर्ट दिखाइए। हाँ, डिफेंस में जरूर हुआ। पुलिस लगातार उनको पीटती रही, मारती रही, यहां तक कि भाजपा के ट्रोल और संघी अंधभक्त के झुंड जब वहां आकर के दो हाथ करने लगे, वहां पर कुछ चीजें जरूर हुई और इसीलिए सरकार घबराई, छात्रों पर निशाना लगाया, लाठी से, आंसू से, गैस से, पैलेट गन से, बिहार में तो AK-47 से। वैसे दोस्तों, गालियों की जड़ में अगर आप जाएं, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इन गालियों की शुरुआत, तो आपको बताएं कि इसकी जड़ में लैंगिक, जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई, आर्थिक अंतर एक बड़ी वजह रही। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सभ्यता और कोई ऐसा समाज हो जहां पर गालियां ना हो। आप लाख पाबंदी लगा लीजिए, लेकिन वो गालियां पूरी तरीके से समाप्त नहीं होने वाली हैं। इन गालियों को मोटे तौर पर आप दो श्रेणी में बांट सकते हैं, एक मजाकिया मोहब्बत वाली गालियां और दूसरी नफरत की गालियां। दोस्तों, इस बारे में एक रोचक किस्सा है, मैं आपके आगे बताऊंगा कि कैसे, मगर उससे पहले आपको इसका दूसरा पक्ष बताता हूं। दोस्तों, दूसरी तरफ गालियां वो भी देते हैं जो दूसरों पर गालियां देने का आरोप लगाते हैं, जैसा कि शुरू में मैंने जिक्र किया। लेकिन वो नफरती गालियां देते हैं, उन्हें दूसरों को हीन बताना होता है, अपने को श्रेष्ठ दिखाना होता है, इसलिए गालियां देते हैं। उन्हें एक आज्ञाकारी समाज बनाना है, इसलिए वो गालियां देते हैं, ताकि दूसरा खामोश होकर उनकी गालियां सुन सके। उनकी पुलिस गालियां देती है, थानों में तो गालियों की अखंड पाठ चलता रहता है, ताकि जनता थर थर कांपती रहे। जो लोग सोचते हैं कि गालियां झुग्गी झोपड़ी गरीब समाज की बपौती हैं, गलत है वो। गालियां वास्तव में शासक समाज और वर्ग और उससे जुड़े व्यक्ति की पहचान है, वो उसके मालिक होने को प्रमाणित करने के लिए जरूरी है। ये लोग एक प्रकार के सांस्कृतिक हिंसा के लिए आवश्यक हैं, ताकि शारीरिक हिंसा की आवश्यकता ना पड़े। लगता है राजनीतिक सत्ता और धन सत्ता को वैधता ही तब मिलती है जब वो इन सत्ताओं से रहित व्यक्ति या समाज के लिए गालियों का प्रयोग कर सके। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि गालियों की जड़ कैसे और साहित्यिक तौर पर इसका दखल कैसे रहा, मगर वो नफरती नहीं, प्रेम वाली रही। अब देखें कि जब कृष्ण बिहारी मिश्र ने जब कल्पतरु की उत्सव लीला शीर्षक रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी, तो ज्ञानपीठ ने कहा कि इसे गालियां इससे निकाल दीजिए। दोस्तों, कृष्ण बिहारी मिश्र ने तो पहले पेज की शुरुआत ही गाली से की थी, लेकिन कृष्ण बिहारी जी ने साफ मना किया। उनका कहना था कि जब ठाकुर जी ही ऐसा बोलते थे तो कौन होते हैं उसे हटाने वाले, और ये गालियां नफरती, भेदभाव या फिर हिंसा वाली नहीं है। दोस्तों, श्री मागो ने लिखा है कि वो विवेकानंद को अधिकार भावना के तहत गाली दिया करते थे। इसी तरह काशी की 80 पुस्तक में गालियों की भरमार है। जब इसके लेखक काशीनाथ सिंह से पूछा गया कि इतनी गालियां क्यों हैं, तो आपके उपन्यास में तो उनका कहना था कि काशी की गालियां फकीरी की गालियां हैं। हालांकि बनारस में होली के मौके पर होने वाले आयोजन को भी बीजेपी सरकार ने बंद करा दिया, विशेषकर जब से नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव जीते। दोस्तों, समाज शास्त्री अमिताभ आविष्कर की पुस्तक है इन द बेली ऑफ द रिवर, उसमें भिलाला आदिवासी समाज के गाना का जिक्र है और इस गीत में जगत की उत्पत्ति के बारे में उनकी अपनी दृष्टि है। उसमें निरंतर संपुष्ट के रूप में मां की गाली आती है। हालांकि आदिवासी समाज कथित रूप से सभ्य समाज की तरह से ही पुरुषोत्तामक नहीं होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेम की गालियां वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, देश की दीवार को तोड़ती हैं, पाटती हैं। ईश्वर और मनुष्य के खाई को, गालियों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर गालियां स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए दी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है सारे स्त्री विमर्श का उद्देश्य अभिव्यक्ति का व्याकरण बदलना है, उसकी भाषा बदलना है, और यही उद्देश्य जाति तोड़ने का भी और यही सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का भी है। लेकिन सब कुछ बदल जाने के बावजूद दोस्तों, गालियां समाज में रहेंगी। नफरती गालियां मिटे, यही सभ्यता की मांग है, लेकिन वो तभी मिटेंगी जब ऊंच नीच और शासित और शासक का अंतर मिटेगा, अन्याय मिटेगा। अन्याय जब तक रहेगा ये गालियां तो रहेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को देखकर, कड़ियों को जोड़कर इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।